हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो ये सेकेंड वीडियो है आधुनिक भारत के इतिहास के सीरीज़ का, जिसमें हम देखेंगे कि जो ब्रिटिश थे यानी अंग्रेज़ वह भारत में कैसे आए। ठीक है। और वहाँ पे भारत में आने के बाद इनका किसके किसके साथ मतभेद होता चला जा रहा था। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो 31 दिसंबर 1600 को जो महारानी थी एलिजाबेथ ब्रिटेन की, उन्होंने क्या किया कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी को विशेष व्यापार के अधिकारों के साथ एक चार्टर जारी किया। यानी उन्होंने इस कंपनी को ये बोला कि आप लोग जाओ और भारत में जाके ट्रेड करो, वहाँ से जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ शेयर हमको देंगे, बाकी शेयर आप लोग अपने पास रखिएगा। तो प्रारंभ में 15 वर्षों का एकाधिकार प्रदान किया गया था। यानी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन ईस्ट इंडिया, ये 15 वर्षों के लिए इसको एकाधिकार दिया गया था कि आप लोग 15 वर्षों के लिए ही वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, जिसे मई 1609 यानी मई 1609 में एक नए चार्टर द्वारा अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। क्यों? क्योंकि 15 साल तक तो दिया गया था, उसके बाद प्रॉफिट इतना ज़्यादा होने लगा कि अंग्रेज़ों ने क्या सोचा, यानी जो एलिजाबेथ थी महारानी, उन्होंने सोचा कि इसको अनिश्चित काल करके बढ़ा दिया जाए ताकि हम लोग प्रॉफिट अच्छा खासा यहाँ से अर्न कर सकें। अब अंग्रेज़ कंपनी की प्रगति कैसे हुई, अंग्रेज़ कैसे आए और कैसे इनका प्रगति दबदबा बढ़ने लगा भारत में। तो अप्रैल 1609 में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में पहुंचा। क्वेश्चन यहाँ से यही आता है कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आता है? जहांगीर के दरबार में आता है। उसने बोला जहांगीर से कि हमको सूरत में एक कारखाना स्थापित करना है, सेटअप करना है। तो लेकिन ये हो नहीं पाया। किस वजह से? पुर्तगालियों के विरोध के कारण यह सफल नहीं हुआ। हम पहले ही लेक्चर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि अंग्रेज़ और पुर्तगाल का क्या इशू चल रहा था, तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिए पहले। 1612 में कप्तान थॉमस बेस्ट 1612 में क्या हुआ कि कप्तान थॉमस बेस्ट ने सूरत से समुद्र में पुर्तगालियों को हराया और इससे जहांगीर प्रभावित हो गया। उसने 1613 की शुरुआत में थॉमस एडवर्ड के नेतृत्व में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने के लिए अंग्रेज़ों को अनुमति दे दी। यानी यहाँ पे ये अनुमति मिला नहीं था जब जब कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था, लेकिन इस वक्त 1612 में सूरत में अंग्रेज़ों ने एक कारखाना स्थापित कर दिया था। अब देखिए कि 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान द्वारा उन्हें जारी किए गए गोल्डन फरमान से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति में सुधार हुआ। प्रतिवर्ष 500 पगोड़ा के भुगतान पर उन्होंने गोलकुंडा के बंदरगाहों में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने का विशेषाधिकार अर्जित किया। यानी गोल्डन फरमान दिया गया था अंग्रेज़ों को गोलकुंडा के राजा के द्वारा कि आप लोग यहाँ पे अपना जितना भी ट्रेड करना है मेरे बंदरगाह से आप लोग कर लीजिए, ताकि आप लोग का जो जहाज़ का आना जाना होगा वो आप लोग मेरे बंदरगाह का यूज करके आप लोग कर लीजिए। बदले में हमको 500 पगोड़ा आप लोगों को भुगतान करना पड़ेगा हमें। अब गोल्डन फरमान क्या है? तो गोल्डन फरमान एक डिक्री होता है, डिक्री जो धारक को एक राज्य के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने से सक्षम बनाती थी। अब 1651 में बंगाल हुगली के सूबेदार शाह शुजा ने सभी कर्तव्यों के बदले 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान के बदले में अंग्रेज़ों को बंगाल में व्यापार करने की अनुमति दे दी। अब यही चीज़ धीरे धीरे आगे चल के बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल साबित होगा भारत के लिए। ये जो छोटी छोटी चीज़ें उन लोगों को अंग्रेज़ों को दिया जा रहा है। ठीक है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। अब हुगली पर मुगलों के हमले के बाद एक कंपनी ने एजेंट जॉब चौनक, एक कंपनी का एजेंट था जिसका नाम था जॉब चौनक, उसने मुगलों के साथ बातचीत शुरू की ताकि सुल्तानुती नामक स्थान पर वापस आ सके। सुल्तानुती स्थान हुगली पे था, हुगली के अगल बगल था। ठीक है। वहाँ पे मुगलों का जब हमला हुआ तो उसके बाद वहाँ से अंग्रेज़ भी चले गए। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी का जो एजेंट था जॉब चौनक, वो वहाँ पे आया हुगली के पास और बोला कि ये जो सुल्तानुती जगह है ये हमको चाहिए।
अब 10 फरवरी 1691 को अंग्रेजी कारखाना स्थापित किया गया, जिस दिन एक शाही फरमान जारी किया गया जिसमें अंग्रेजों को बंगाल में अपने व्यापार को संतोषपूर्वक जारी रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, इस फरमान में यह बोला गया कि देखो, अंग्रेजों को तो हम लोग ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए जो कुछ देना है वो देंगे ही, लेकिन उनको बदले में क्या मानना पड़ेगा कि आप संतोषपूर्वक यहाँ पे अपना व्यापार करिए बिना कोई मारपीट के। और फारूक सियार के नेतृत्व में एक अंग्रेजी मिशन ने 3 प्रसिद्ध फरमान हासिल किए, जिससे कंपनी को बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में कई मूल्यवान विशेषाधिकार मिले। अब देखिए फारूक सियार का ये फरमान क्या था, जो 1715 में फारूक सियार ने फरमान इशू किया था, उसका क्या पूरा उद्देश्य था। तो बंगाल में कंपनी के आयात और निर्यात को पहले से तय किए गए कि देखो 3000 रुपये के वार्षिक भुगतान को छोड़कर अतिरिक्त सीमा शुल्क से छूट दी गई थी। जो 3000, अभी हमने पीछे बात किया है कि 3000 रुपये आप लोग हमें दीजिए और ट्रेड करिए, तो क्या दिए बोला गया इस फारूक सियार के फरमान में कि 3000 रुपये आप हम लोग को दीजिए, बाकी जितना भी आप लोगों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है वो सब हटा दिया जाएगा। अब कंपनी को ऐसे सामानों के परिवहन के लिए दस्तक पास जारी करने की अनुमति दी गई थी। यानी जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान ले जाना है तो सबसे पहले आपको एक पास दिया जाएगा, यानी दस्तक दिया जाएगा उस सामान का ट्रेड करने के लिए। अब कंपनी को कलकत्ता के आसपास अधिक भूमि किराए पर लेने के लिए अनुमति दी गई थी। ठीक है, अब अगर कंपनी चाहे तो कलकत्ता के आसपास जो भी ज़मीन है, यानी जो भी क्षेत्र हैं, उसके अगल बगल अपना वो ज़मीन ले सकती है। अधिक भूमि किराए पर लेने की अनुमति दी गई, किराए पे। अगला देखिए कि हैदराबाद ने कंपनी के व्यापार में कर्तव्यों से स्वतंत्रता के अपने मौजूदा विशेषाधिकार को बरकरार रखा और केवल मद्रास के लिए प्रचलित किराए का भुगतान करना पड़ा। अगला, सूरत में 10,000 रुपये के वार्षिक भुगतान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को सभी शुल्क लगाने से छूट दी गई और आदेश दिया गया, यानी फारूक सियार फरमान 1715 के तहत यह आदेश दिया गया कि बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के पूरे मुगल साम्राज्य में चलन में रहेंगे। ठीक है, ये फारूक सियार का फरमान का ये सारे विवरण था, ये सब आप लोगों को नोट करना होगा। अब भारत में फ्रांसीसी केंद्रों की स्थापना। भारत में फ्रांस आने लगे धीरे धीरे। ठीक है, ब्रिटिश तो अभी आए थे, अब फ्रांस भी आने लगे। तो 1673 में वालिकोडापुरम, जो कि बीजापुर सुल्तान के अधीन था, के गवर्नर शेर खान लोधी ने मसूलीपट्टनम कारखाने के निर्देशक फ्रेकोइस मार्टिन को एक निपटान के लिए एक जगह प्रदान की। अब फ्रांसीसी कंपनी ने अपने कारखानों भारत के अन्य भागों में भी स्थापित किए, जैसे माहे, कराईकल, बालासोर एंड कासिम बाजार। याद रखिएगा, माहे, कराईकल, बालासोर एंड कासिम बाजार में फ्रांसीसी कंपनी ने अपने कारखाने स्थापित किए। अब वर्चस्व के लिए लड़ाई होने लगा, किसके किसके बीच में, फ्रांस और ब्रिटिश यानी अंग्रेज के बीच में वर्चस्व के लिए लड़ाई होने लगा। इसी के तहत 3 युद्ध हुआ फॉर कर्नाटक में, कर्नाटिक वार 1, 2, 3। तो देखिए, यह ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के युद्ध के प्रकोप के साथ शुरू हुआ और 7 साल के युद्ध के समापन के साथ ख़त्म हुआ। देखिए क्या हुआ कि ऐसा था कि ऑस्ट्रिया में वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन 1740 से 1748। ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन क्या था कि जो ऑस्ट्रिया के राजा थे, यानी एम्परर चार्ल्स IV, वो मर चुके थे। उसके बाद मारिया थेरेसा वहाँ की क्वीन बन गई थी। और इससे क्या होता कि जो बगल में प्रशिया था उसको अच्छा नहीं था कि यहाँ पे कोई लेडीज़ गवर्न करे। ठीक है, तो इसके वजह से वहाँ पे एक सक्सेशन के लिए वार शुरू हो गया कि जो ऑस्ट्रिया है उसका सक्सेशन किसे मिलना चाहिए। तो फ्रांस इंटर द वार अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। मारिया थेरेसा अलाइड विथ ग्रेट ब्रिटेन, यानी जो ऑस्ट्रिया था वो ब्रिटिश के साथ हो गया और जो फ्रांस था वो ऑस्ट्रिया के साथ हो गया। तो देखिए, प्रथम कर्नाटिक युद्ध यहाँ से शुरू होता है कि जो 3 युद्ध है वो कौन कौन से थे। तो इसका प्रथम कर्नाटिक युद्ध का पृष्ठभूमि देख लेते हैं, जो कि 1740 से 1748 तक चला था, 8 साल। तो यूरोप में
एंग्लो फ्रांस युद्ध का विस्तार था जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण हुआ था। अभी हमने पीछे डिस्कस किया है। इसका कारण क्या था कि अंग्रेजी नौसेना ने फ्रांस को भड़काने के लिए कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को जब्त कर लिया और फ्रांस ने मद्रास को जब्त करके जवाबी कार्रवाई की। इस प्रकार प्रथम कर्नाटिक युद्ध प्रारंभ हुआ। इसका परिणाम क्या हुआ कि एक्स-ला-चैपले की एक ट्रीटी हुई, यानी एक्स-ला-चैपले की एक संधि हुई, जिससे ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के शर्तों के तहत मद्रास को वापस अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया और बदले में फ्रांसीसी को उत्तरी अमेरिका में अपना क्षेत्र मिल गया। ठीक है, यानी ये जो एक्स-ला-चैपले की संधि है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध से संबंधित है, जिसमें अंग्रेज़ों को मद्रास मिल गया और जो नॉर्थ अमेरिका था, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, वहाँ पे फ्रांस का कुछ ऐसा क्षेत्र था जो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में था, तो अंग्रेज़ों ने उसको फ्रांस को दे दिया और यहाँ पे भारत में अपना मद्रास ले लिया। किससे? फ्रांस से। अगला होता है कि द्वितीय कर्नाटिक युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था 1749 से 1754 के बीच में। इसका पृष्ठभूमि क्या है? तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेक्स ने अंग्रेज़ों को हराने के लिए स्थानीय राजवंश विवादों में हस्तक्षेप करके दक्षिणी भारत में अपने शक्ति और फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव को बढ़ाने की मांग की। ठीक है, अब इसका तत्काल कारण क्या था कि हैदराबाद के निज़ाम के बेटे नासिर जंग को निज़ाम के पोते मुजफ्फर जंग ने हैदराबाद के सिंहासन से हटा दिया। उसने यह दावा किया था कि मुग़ल सम्राट उन्हें हैदराबाद के राज्यपाल के रूप में चुना गया था। चंदा साहब को कर्नाटक के नवाब के रूप में अनवरुद्दीन खान की नियुक्ति से नफरत थी। अब फ्रांसीसी समर्थित मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब ने क्रमशः डेक्कन और कर्नाटक के अपने दावों में, जबकि अंग्रेजी ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन किया। ठीक है, ये सब कारण हो सकता है। अब परिणाम इसका क्या था कि डुप्लेक्स की नीति में शामिल भारी वित्तीय नुकसान से नाराज फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन्हें वापस बुला लिया फ्रांस में। ठीक है, बोला कि ठीक है, अब आप आ जाइए यहाँ पे फ्रांस में, आपको भारत में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये फ्रांस हार चुके थे। अब थर्ड कर्नाटिक वार यानी तीसरा कर्नाटिक युद्ध क्या था? तो इसका पृष्ठभूमि था कि ऑस्ट्रिया 1756 में सिलेसिया को पुनः प्राप्त करना चाहता था और ब्रिटेन और फ्रांस एक बार फिर विपरीत दिशा में थे। काउंट डी लैली के तहत, ये काउंट डी लैली कौन था? गवर्नर था फ्रांस का। तो काउंट डी लैली के तहत फ्रांसीसी सेना ने 1758 में सेंट डेविड और विजयनगरम के अंग्रेजी किलों पर कब्जा कर लिया। अब इसी के साथ हुआ वांडीवास की लड़ाई। तो तीसरा कर्नाटिक युद्ध निर्णायक लड़ाई अंग्रेज़ों ने तमिलनाडु के वांडीवास में जीता। अंग्रेज़ों के जनरल आइरेकूट ने काउंट थॉमस ऑर्डर डी लैली के तहत फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से भगा दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि हालांकि पेरिस की जो शांति संधि 1763 में हुई थी, उन्होंने फ्रांसीसियों को भारत में उनके कारखानों को बहाल कर दिया और युद्ध के बाद फ्रांसीसी राजनीतिक प्रभाव गायब हो गए। इसका महत्व ये हुआ कि अंग्रेज भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च यूरोपीय शक्ति बन गए, क्योंकि 1759 में विदारा की लड़ाई में डच पहले ही हार चुके थे और 1757 में प्लासी की लड़ाई आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा निर्णायक घटना के रूप में मानी जाती है, जो अंतिम ब्रिटिश शासन को लेकर आई थी। ठीक है, यानी जो प्लासी का युद्ध था 1757 में, वहीं से यह सुनिश्चित हो गया था कि जो भारत में कब्जा होने वाला है वो किसका होगा? सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज़ों का होने वाला है। अब आइए देख लेते हैं कि आखिर ये अंग्रेज़ों की सफलता और फ्रांस की विफलता के कारण क्या थे। तो सबसे पहला हो जाता है कि जो अंग्रेज़ की कंपनी थी वह एक निजी उद्यम थी। इसमें लोगों में उत्साह और आत्मविश्वास की भावना पैदा हुई। दूसरी ओर जो फ्रांस की कंपनी थी वो फ्रांस सरकार द्वारा नियंत्रित और विनियमित किया गया था। अंग्रेजी नौसेना जो थी फ्रांस के नौसेना से बेहतर थी। इसने भारत और फ्रांस में फ्रांसीसी संपत्ति के बीच महत्वपूर्ण समुद्री लिंक को काटने में मदद की। अगला हो जाता है कि अंग्रेज़ों के पास कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे 3 महत्वपूर्ण स्थान थे, जबकि फ्रांस के पास केवल एक पौंडीचेरी ही था। अब फ्रांसीसियों ने क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा के लिए अपने व्यावसायिक हितों को गौण कर लिया, जिससे फ्रांसीसी कंपनी को धन की कमी हो गई।
अगला पॉइंट है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता का एक प्रमुख कारक था कि ब्रिटिश खेमे में सेनापतियों की श्रेष्ठता थी, जो कि फ्रांस के खेमे में ऐसा कुछ नहीं था। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। तो यहाँ पे हम लोग ये देख चुके हैं कि जो यूरोपियों का भारत में आगमन हुआ है वो कैसे हुआ है। अगले पार्ट में हम लोग अगला लेक्चर शुरू करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।